चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 21 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है यहाँ पे साइंस विज्ञान का। ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस बार 2025 के एग्जाम्स में, तो 21 फरवरी को चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल आप लोगों को यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना है बच्चे। 24 आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 12 का जवाब देना है। 6 आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे, जिसमें से 3 का जवाब देना, मतलब दुगुने विकल्प के साथ क्वेश्चंस आने वाले इस बार भी। ठीक है, टोटल पूर्णांक रहने वाले हैं आप लोग को 80 मार्क्स का। ठीक है, 20 नंबर का आप लोग को प्रैक्टिकल होता है बच्चे। समय दिए जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 21 फरवरी को यहाँ से सेकेंड और फर्स्ट दोनों पाली के लिए यहाँ पे फंसने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड को द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोगों को 21 फरवरी को आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास पहले प्रश्न में कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्या प्रश्न हमारे पास कि अवतल जो दर्पण होता है ना, ठीक है, एक गोलीय दर्पण होता है अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चे, आर बराबर होता है 2f। ठीक है ना, आर बराबर क्या होता है 2f, इसलिए एफ बराबर r/2 क्या होता है, एफ बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोला गया है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। क्या होती है, आधी। अगर यही प्रश्न उल्टा पूछता कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की क्या होती है, तो फोकस की दुगुनी होती है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होना है बच्चे, आप लोग को याद करना, एफ बराबर होता है r/2 और इसी r को अगर इस साइड लेकर आएंगे तो r बराबर हो जाएगा 2 × f। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये थी। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब किसी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अगर कम हो जाती है तो समझ लेना बच्चे उसको निकट दृष्टि दोष हो रहा है। क्या बच्चे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये ज़्यादा हो जाती है, तब समझना कि ये दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन कम हो जाता है तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। तो 2 का सही उत्तर आपको ए जो है बच्चे याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए, लघु पथन जो होता है, शॉर्ट सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, जब भी शॉर्ट सर्किट समझ लो हो रहा है बच्चे, तो उस समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद द्विविद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टार लगा लो, ये भी है प्रश्न। क्या है, भी है। ये प्रश्न आप लोग को पूछा ही जाएगा, देख लेना बच्चे, ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम्स में हूबहू रहेगा। हम लोग जानते हैं बच्चे P बराबर होता है VI। ठीक है ना, और एक और फार्मूला जानते हैं हम लोग कि V बराबर होता है I × R के। ठीक है, एक तो P बराबर VI, ये सही हो गया। ठीक है ना, उसी तरीके से देखो P का मान हम लोग रखेंगे और V के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, IR रख देंगे, IR। अब पहले से यहाँ पे I था तो इसको क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा R। तो देखो I² R ये भी है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि IR² नहीं होगा। देखो अभी प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग I का मान निकालेंगे तो ये V/R हो जाएगा ना। अब देखो P बराबर V तो रहने देंगे, I के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, V/R रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, V²/R। तो ये तीनों फार्मूला, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, तीनों फार्मूला। ठीक है, तीनों फार्मूला आप लोग को एक ही हुआ, क्या हुआ, एक ही हुआ, विद्युत शक्ति को ही निरूपित किया। VI भी, I² भी, V²/R भी। लेकिन IR² जो ये निरूपित नहीं करता, ये मतलब ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किस माध्यम के द्वारा। तो वो किया जाता है बच्चे, याद रखना है, पक्षमाभी, ठीक ना, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है ना, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस में। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस का मतलब मानव आँख, अभिनेत्र लेंस मतलब मानव आँख। ठीक है ना, अगला है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए प्रश्न बच्चे क्या कहा गया है कि विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो याद होनी चाहिए बच्चे आप लोगों को, विद्युत मोटर का जो वर्क काम है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में, तो ये
6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो 6 का बी। 7 नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। जो आप लोग विद्युत बल्ब घर में जो ट्यूबलाइट यूज करते होंगे, उसका जो फिलामेंट होता है बच्चे, वो आपको टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो 7 का से उत्तर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर हमारे पास। 8 नंबर कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो साधारण प्रिज्म होता है ना बच्चे, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसमें से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो वो श्वेत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, 5 सतहों से, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा होगा। जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर ही हो जाएगा, तो समझ लेना वो दर्पण कौन सा होगा। यही हम लोग के पास प्रश्न है बच्चे। तो किसी भी वस्तु का आकार जो होगा प्रतिबिंब के आकार का बनेगा, तो समझ लेना दर्पण वो समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चे, समतल दर्पण होने वाली है, ठीक है, 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो डायनेमो होता है ना, विद्युत जनित्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर ही वर्क करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होता है ये आपको फैराडे ने खोज किया था। किसने, माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। देखिए आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है हम लोग को, किस लिए। तो ये होता है बच्चे, याद रखने वाली यहाँ पे बात ये है कि वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक है ना, आकाश का रंग नीला। कहीं कहीं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन भी देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से सभी रहता तो इनमें से सारे ऑप्शंस हो जाते, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। अगला देखते हैं कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट दे सकता है। तो सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, किस कहाँ से, सॉरी, अधिकतम, न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम हुआ बच्चे, ये क्या हुआ, न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम। अधिकतम पूछा जाए तो अनंत लगाना है, क्या लगाना है, अनंत लगाना। ऑप्शन नंबर 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चंद्रमा भी देख सकते हैं, वो अनंत दूरी है। सूर्य भी देख सकते हैं बच्चे, तारा भी देख सकते हैं। इसलिए सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है, तो अनंत। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक लेंस की क्षमता का जो होता है वो मीटर इन्वर्स होता है। क्या होता है, मीटर इन्वर्स, या फिर हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसको हम लोग मीटर इन्वर्स भी कहते हैं। अगला है कि अभिक्रिया CuO+H2 जो बनता है Cu+H2 में किसका उपचयन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज्ड बोला है कि व्हिच इज ऑक्सीडाइज, उपचयन। तो उपचयन किसका होता है बच्चे, तो ये हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का, H2, ठीक है, H2 का। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है। तो सोडियम की जो संयोजकता होती है, याद रखना है बच्चे, 1 होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 16 नंबर है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, पूछा जाता है। एल्केन का पूछा जाएगा तो CnH2n+2 लगाना है, ये हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा, ये एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन। और ये हो जाएगा एल्कीन, क्या हो जाएगा ये बच्चे, एल्कीन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो एल्केन हो जाता है। तो याद रखना, तीनों मैंने आपको बता दिया। 17 देखते हैं कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। देखिए किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो विलयन अगर उदासीन है तो समझ लेना 7 के बराबर होता है pH मान। कितने के बराबर, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, देखो वर्ग बोला गया है, ग्रुप बोला गया है, ग्रुप। तो 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और 7 क्या होता है, पीरियड होते हैं। 7 क्या होता है बच्चे, पीरियड, मतलब आवर्त होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना आवर्त होते हैं, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 19 है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। देखिए सुचालक की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है ग्रेफाइट। क्या होता है बच्चे, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है जो बिल्कुल अधातु है। क्या है, अधातु है, ठीक है ना, अधातु होके विद्युत का सुचालक है। अगला है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन बच्चे क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु।
ग्रेफाइट, कार्बन, ये सारे क्या है, अधातु है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल की अगर बात करेंगे वीक एसिड, तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH3COOH। क्या हो जाएगा, CH3COOH। अगला देखते हैं कि परमाणु की संख्या जो होगी पोटेशियम की कितनी होती है। परमाणु संख्या का मतलब बच्चे इसका जो है पोटेशियम जो है ग्रुप में कितने नंबर पे है, ठीक है ना। पोटेशियम की एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं हम लोग, तो ये होता है, याद रखना, 19। क्या होता है, 19 होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। देखिए बायोगैस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये होता है, ध्यान रखना, CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना, मीथेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। याद रखना है ये प्रश्न। अगला देखते हैं कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। देखिए टोटल 18 तत्व है और एक होता है शून्य वर्ग, ठीक है ना, शून्य वर्ग। तो शून्य वर्ग हम लोग उसको बोलते हैं बच्चे जिसमें आपको अक्रिय गैस होता है, ठीक है ना, अक्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीलियम। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या है, आपका शून्य वर्ग का तत्व है और ये अक्रिय गैस है। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ बच्चे कि जो वस्तु या फिर पदार्थ खुद अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, मतलब स्वपोषी पोषण होने के लिए इनमें से सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे में सबसे बड़ा हो गया पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक स्वपोषी पोषण का उदाहरण है जो खुद अपना भोजन बनाते हैं और गुजर बसर करते हैं और छोटा सा पौधा बड़ा होकर के बनता है, ठीक है। तो ये इनमें से सारे हो जाए। अगला है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग जो होगा वो लीफ हो जाएगा, पत्ती। पत्ती को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चे, याद रखना है आप लोग को, यकृत होता है। क्या होता है, यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, यही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए है। किसके लिए, जल के वहन के लिए। भोजन के वहन के लिए फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम, याद रखिएगा, फ्लोएम। अगला देखते हैं हम लोग कि एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन कैसे होता है। तो एक कोश की जो होता है शैवाल में जल का जो परिवहन होता है बच्चे, वो विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगी। 32 है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। देखिए मछली में जो होता है चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं हृदय के, वो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपको CO और NH3, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B एंड C दोनों, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है बच्चे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक तरह का हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन जो होगा वो टेस्टोस्टेरोन, जो मानव हार्मोन मेल हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। परागकोश में होते हैं, देखो परागकोश में होते हैं परागकण। क्या होते हैं, परागकण, ठीक है ना। और ये आपका नर पुष्प होता है। क्या होता है, नर पुष्प। अगला है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, DNA अणुओं में होता है। कहाँ होता है, DNA अणुओं में। तो 38 का ए हो जाएगा, ठीक है। 39 देखते हैं यहाँ पे, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है 40 नंबर की हाइड्रिला पौधों में रंग कहाँ पाए जाते हैं।
तो हाइड्रिला पौधों में जो रंग पाया जाता है वो पत्तियों में, तना पर, पत्ती एवं तना पर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चे इनमें से कोई नहीं। क्यों क्यों बच्चे ये हाइड्रिला पौधों में रंग कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला पौधा में जो है रंग पाए ही नहीं जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। हाइड्रिला पौधा जो है जलीय पौधा होता है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपको डी जो ये करेक्ट हो जाएगी। हाइड्रिला पौधों में जो रंग होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 40 तक प्रश्न किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे 21 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट था। हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं और हर एक तरह का क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। मैथमेटिक्स का आप लोग देख ही रहे हो, डेली आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर बताओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना बच्चे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।